हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। एज यू ऑल नो दैट हमारे इस चैनल पे एसएससी एमटीएस के लिए आपके लिए ये सीरीज चल रही है जहां पे हम लोग हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए इंग्लिश। इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखेंगे। ये एमटीएस का तो बहुत टफ पेपर आपका नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो इस पेपर को ध्यान में रखते हुए ही जो जो चीजें आपके इंग्लिश में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको टॉपिक वाइज लाने का ट्राई हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें स्टार्ट मैं आज कर रहा हूं आपका इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। ठीक है, आप सभी को पता होगा ग्रामर बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए। भले ही अगर आपको स्पीकिंग करनी है तो वहां पे हो सकता है ग्रामर का उतना रोल ना रहा हो, क्योंकि वो जस्ट एक समझने वाली बात है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और सामने वाले को समझना है। लेकिन जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको ग्रामर के रूल्स और ग्रामर के बारे में थोड़ा बहुत पता रहना जरूरी है, ताकि आप लोग चीजों को सॉल्व कर पाओ। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर थोड़ी रीडिंग हैबिट, चीजों को समझने की, पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि आप लोग कुछ चीजों को ऐसे फाइंड कर सको कि यहाँ पे ये एरर है और ये चीज किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और वोकैबुलरी का सबसे मेन रोल होता है आपके इंग्लिश में, तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको रीडिंग हैबिट होनी बेहद जरूरी होती है। तो बिना आज का टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश 6 लेक्चर को, जहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। बहुत ही लेमैन वाली भाषा में आपको बताऊंगा, जीरो से लेकर के लेकर चलूंगा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू ग्रामर की हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है, आज के इस लेक्चर में। चलो, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, जब हम लोग ग्रामर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज इस दुनिया में यूज करते हैं, बोलते हैं, चाहे लिखते हैं, तो उस लैंग्वेज को लिखने या बोलते टाइम आपके पास केवल दो तरीके के सेंटेंसेस या दो तरीके की चीजें आपके सामने आती हैं। नंबर एक क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य, आपका जो भी आप बोल रहे हैं वो ऐसी चीज रहेगी जिसमें या तो एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, या तो वहां पे कोई क्रिया एक्शन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, या फिर वहां पे कोई काम नहीं हो रहा होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, नो एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, आप ग्रामर पढ़ो चाहे स्पीकिंग करो, कुछ भी आप लिखो बोलो कुछ भी करो, तो जो आपके सामने सेंटेंस होगा उसमें दो तरीके की चीजें हो रही होंगी, या तो काम हो रहा होगा या फिर काम नहीं हो रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे काम हो रहा होगा दैट इज वर्ब। ठीक है, ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, वर्ब, मतलब हिंदी में क्रिया बोलेंगे। वो सेंटेंस जहां पे काम हो रहा है उस सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलेगी क्रिया, और जहां पे काम नहीं हो रहा है वहां पे नो वर्ब आ जाएगी, यानी कि नो एक्शन, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये जो होगा ये क्रिया वाला सेंटेंस होगा। और जो सेकंड टाइप आपको दिख रहा है ये नो एक्शन होगा, जिसका मतलब है कि ये एक स्टैटिक है, यानी कि एक स्टेट बता रहा है किसी भी चीज की। मान लो लेट सपोज आई से आई एम हैप्पी, अब मैं खुश हूं, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, आई एम हैप्पी, क्योंकि ये मेरी अवस्था को बता रहा है कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं एक्साइटेड हूं। ये सारी की सारी चीजें मेरी अवस्था को बता रही हैं, तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो नो एक्शन इज गोइंग ऑन हेयर। तो क्या बोलेंगे इसको, ये नो एक्शन या नो वर्ब वाला सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे एक काम हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, आपके एक्शन में आएगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो इन दोनों के लिए रूल्स थोड़े से अलग होते हैं, पूरी की पूरी ग्रामर में होता सेम है, स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें रहता है। तो उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ने का ट्राई करेंगे। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपके लिए है इन सब के बारे में, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, वर्ब बताया, यानी कि क्रिया के बारे में बात करी। तो समझते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब होती क्या है, ठीक है। चलो चलो अब देखते हैं वर्ब क्या होती है। जब मैं वर्ब की बात करता हूं तो क्या बोलेंगे, क्रिया, यानी कि जब भी कहीं कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, इट मींस दैट इज वर्ब, दैट इज क्रिया। अब क्रिया क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मतलब ईट हो गया। ईट क्या है, एक क्रिया है आपके लिए। सेकंड, अगर मैं पानी पी रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ये भी क्या हो जाएगा, एक क्रिया, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं, पीने का काम कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो टीच, मैं बोलूं कि मैं रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। या फिर मैं किसी को चेतावनी दे रहा हूं, यानी कि वार्न कर रहा हूं किसी को, ठीक है, वार्निंग दे रहा हूं, तो वार्न क्या हो जाएगा आपका, एक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी वर्ब होती है, क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं के एग्जाम्पल हो गए एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वर्ब क्या होती है। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की बात करेंगे तो ये वर्ब होती है दो तरीके की अगेन। अब ये वर्ब दो तरीके की कौन कौन सी होती है, एक रहेंगी आपकी मेन वर्ब, एक रहेंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब जो काम कर रहा है, जो डूअर है, जो भी उस काम को कर रहा है, वो जिस काम को कर रहा है, मान लो मैं हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो
आई एम ईटिंग फूड, ठीक है, ईटिंग मतलब ईट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी मेन वर्ब। मैं पानी पी रहा हूं, तो ये क्या रहेगी आपकी ड्रिंक, मेन वर्ब रहेगी, क्योंकि ये काम मेनली हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टाइम वर्ड्स बोल सकते हैं। अब ये टाइम वर्ड्स क्या भला है? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टाइम वर्ड्स। अब ये टाइम वर्ड्स क्या होता है? देखो, हेल्पिंग वर्ब होता है जो भी ये काम चल रहा है और जिसके द्वारा भी किया जा रहा है वो किस समय पे किया जा रहा है, वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा था या फ्यूचर में चलेगा, ये चीज कब हो रही है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमारी जो हेल्प करता है, इस वर्ब की जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं कि ये काम, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो अभी खा रहा हूं, तो ये कैसे डिफाइन होगा किसी सेंटेंस को देख करके कि ये काम प्रेजेंट में किया जा रहा है, तो वो कौन डिफाइन करता है? हेल्पिंग वर्ब। ये काम पास्ट में किया जा रहा था, इस चीज को कौन डिफाइन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये काम फ्यूचर में किया जाएगा, ये कौन डिफाइन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हैं इस चीज को? और मेन वर्ब क्या होती है? जो काम वहां पे चल रहा है वो होता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे आपका इज एम आर हो गया, ठीक है, इज एम आर, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि काम प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीच क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया। और कब पढ़ा रहा हूं? अभी। तो अभी को कौन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे? ये एम कर रहा है, आई एम टीचिंग, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं वॉज वर, ये कब की बात करेगा? ये पास्ट की बात करेगा। कब की बात करेगा? वॉज वर पास्ट की। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज मूचिंग अराउंड, आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज डूइंग दैट, ये सारी की सारी बातें कौन करेगा? वॉज वर करेगा। तो ये वहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, आई विल बी अ डॉक्टर, आई सेल, मतलब सेल का यूज आप बहुत कम करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं वैसे ग्रामर में बेसिकली। तो विल का यूज कब किया जाएगा? फ्यूचर के लिए। तो विल क्या हो जाएगा आपका? एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि यह काम किस टाइम पे किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली टाइम वर्ड्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि जो भी काम डूअर के द्वारा किया जा रहा है वह किस समय पे किया जा रहा है, प्रेजेंट में, वेदर इट इज बीइंग डन एट द प्रेजेंट और पास्ट और विल बी डन इन द फ्यूचर। तो ये चीज को डिफाइन कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन मतलब इज एम आर टाइम वर्ड्स करेंगे, ठीक है। तो वर्ब दो तरीके की, एक मेन वर्ब और उसके साथ साथ दूसरा क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चीजें क्या क्या है। पर्पस ऑफ द वर्ब। अब आपके सामने मैंने बताया आपको कि वर्ब क्या क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो इस वर्ब का, इस क्रिया का पर्पस क्या होता है? क्यों इस क्रिया को यूज किया जाता है? भले वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, इनका किसी भी सेंटेंस में जब आप लिखते हैं या पढ़ते हैं उसमें इनका पर्पस क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहली बात ये बताते हैं टेंस को। टेंस को बताते हैं ये वर्ब कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये किस टेंस में है, ठीक है। आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि टेंस कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस हो गए, परफेक्ट हो गए, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सारे के सारे टेंस होते हैं। तो इनको डिफाइन कौन करता है? अगेन ये वर्ब करती है, लेकिन कौन सी वर्ब करेगी? मेनली करेगी हेल्पिंग वर्ब, टाइम बताने वाली, ठीक है। अगर पास्ट का है तो वॉज, फ्यूचर का है तो विल सेल, विल बी सेल बी, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ऐसे करके टाइम वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये चीज कौन डिफाइन कर रहा है? टेंस को। वहां पे वर्ब डिफाइन कर रही है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब दोनों ही करते हैं बेसिकली। कैसे? मान लो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा होगा ना यहाँ पे, आपको दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? इज एम आर होती है या विल सेल होती है। मान लो विल सेल मैंने ले लिया, ठीक है, विल या सेल ले लिया वहां पे। हेल्पिंग वर्ब ये क्या डिफाइन कर रही है कि ये जो सेंटेंस है जहां पे भी यूज किया जा रहा है ये फ्यूचर टेंस का है। क्या दिखा दिया इसने कि ये फ्यूचर टेंस का है। अब फ्यूचर टेंस में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो वहां पे कौन सा है? तो ये कैसे डिफाइन होता है? विल सेल के साथ ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये चीज भी डिफाइन कर रही है कि कहीं ना कहीं ये क्या है? फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। अगर आप प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट में बहुत सारे होते हैं। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो हम लोग क्या बात करते हैं वहां पे? इज एम आर। घबराना नहीं है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। इज एम आर, आई एम डूइंग दिस, तो एम क्या बता रहा है? कि ये काम अभी हो रहा है, यानी कि ये टेंस प्रेजेंट का है। तो किसने बताया? इसने। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। या फिर आई एम डूइंग दिस, एम ने बताया क्या? कि काम अभी चल रहा है। आई एम डूइंग दिस, तो काम कब चल रहा है? अभी, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। और एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या बताया उसने? कि टेंस कब का चल रहा है। और आई एम
डूइंग दिस, डू के लास्ट में क्या लगा, आईएनजी लगा, तो वर्ब की फॉर्म आ गई आईएनजी फॉर्म डूइंग, तो मेन वर्ब भी चेंज हुई ना, मेन वर्ब में क्या आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया। तो ये भी ये बता रहा है कि काम कंटिन्यूअस में चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहां पे है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों के दोनों मिल करके आपको बताते हैं कि ये जो सेंटेंस आपके सामने है, जो लिखा या बोला जा रहा है, वो कौन से टेंस का है। तो सबसे पहला काम पर्पस क्या होता है किसी भी क्रिया का, कि ये बताना कि ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये कौन से टेंस में चल रहा है। अब टेंस कौन कौन से होते हैं मैं मानता हूं कि आपको नहीं पता होगा, अभी हो सकता है पता हो, लेकिन हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो टेंस हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आप ये समझ लो टेंस को डिफाइन करने के लिए भी वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिल करके डिफाइन करते हैं कि टेंस क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, और अगला उद्देश्य क्या होता है इस वर्ब का, अगला होता है वॉइस। वॉइस मतलब क्या हो गया, वॉइस होती है एक्टिव एंड पैसिव, कि जो ये सेंटेंस लिखा गया है ये किस तरीके से लिखा है बोला जा रहा है, जो आपके सामने सेंटेंस है कैसे लिखा है बोला जा रहा है। मतलब एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस, ये एक अलग से टॉपिक आएगा आपका वॉइस का, वहां पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक होती है एक्टिव वॉइस, मतलब आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या होगा आपका एक्टिव वॉइस, सीधी सीधी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट लिख देता हूं यहाँ पे, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा सेंटेंस, तो ये क्या होगा आपका एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर अभी आगे बताऊंगा आपको। तो ये क्या है आपका एक एक्टिव वॉइस में चल रहा है। ये क्या है आपका टेंस, जो वर्ब है यहाँ पे क्या वर्ब है, एम, और टीचिंग है, ये आपको क्या बता रही है कि ये आपकी वॉइस कौन सी एक्टिव वॉइस यहाँ पे चल रही है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, द स्टूडेंट्स आर टॉट आर बीइंग टॉट बाय मी, इसको क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी, द स्टूडेंट्स लिख देता हूं यहाँ पे आर, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है, आर बीइंग टॉट, ये मेन है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारी वर्ब थी वो ऐसे चेंज हो जाती है जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो आर बीइंग टॉट, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये पैसिव वॉइस में चले गए आप। तो ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, जो अब अभी आपको पता नहीं होगा कि होता कैसे, मैं बता रहा हूं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी। तो यहाँ पे आर बीइंग टॉट दिखा रहा है कि यह जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में चले गया है। तो अगेन जो ये वर्ब है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि सेंटेंस कहाँ चले गया, पैसिव वॉइस में चले गया। तो एक्टिव पैसिव वॉइस को भी डिफाइन करने का काम कौन करता है, एक वर्ब करती है, ठीक है। तो दूसरा यूज क्या हो गया इसका, पर्पस क्या हो गया कि उस सेंटेंस की वॉइस को बताना। तीसरा क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि जो सेंटेंस हमारे सामने है जो लिखा या बोला जा रहा है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी उसमें है जिसके लिए काम किया जा रहा है, जो वर्ब है जिसके लिए वो वर्ब, मतलब जिसके लिए उस वर्ब का यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने बार बार एग्जांपल क्या दे रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो टीच का यूज, जो टीच एक वर्ब है इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है, आई के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए हो रहा है उस टीचिंग का यूज। तो आई एम टीचिंग, तो यहां से क्या मालूम चल रहा है आपको, इससे मालूम चल रहा है आई एम, एम से क्या मालूम चल रहा है कि ये एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, उस तरीके से। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, की वो सब्जेक्ट्स कितने सारे हैं। अब मैं बोलूं वी आर टीचिंग, अगर हम लोग सारे फैकल्टी आके यहाँ पे खड़े हुए हैं स्क्रीन पे, देन विल से कि वी आर टीचिंग यू। तो अब वी आर, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आर आपको बता रहा है कि जो पढ़ाने वाले हैं जिसके लिए टीच वर्ड का यूज किया गया है, किसके लिए, वी के लिए किया गया है। तो वी बहुत सारे हैं, एक या दो नहीं है, काफी सारे हैं। तो क्या बताता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, की जो सब्जेक्ट्स हैं वो नंबर में कितने हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये भी बताने का ट्राई करती है। तो तीसरा पर्पस क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। चौथा क्या हो जाएगा जो मेन है, एक पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन कैसे, पर्सन का मतलब क्या है, देखो जब भी हम कोई सेंटेंस आप कोई सा भी देख लो तो वहां पे जो क्रिया हो रही होगी वो किसी ना किसी के लिए यूज की जा रही है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंक किसके लिए यूज किया गया, आई के लिए। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंक किसके लिए यूज किया गया, ही के लिए, ही के लिए यूज किया गया वहां पे। तो ही क्या हो जाएगा पे, एक पर्सन हो जाएगा, ठीक है। जो वो यूज की जा रही है क्रिया वो किसी ना किसी के लिए यूज की जा रही है। अब जिसके लिए यूज की जा रही है वो या तो मैं हूंगा, या तो जिससे मैं बात कर रहा हूं वो होगा, या फिर हम दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। आप जनरली सोचो सब कुछ भूल जाओ, ये सोचो कि कितने लोगों के बीच में बात हो सकती है। एक या तो मैं बोलूंगा, आप सुन रहे हो, तो हम दोनों लोग हो गए। और हम लोग किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, मान लो मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी थर्ड पर्सन हो गए। इसके अलावा कोई पर्सन हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता है। क्यों? हम दोनों के बीच बात चल रही है और मैं तीसरी किसी की भी बात कर सकता हूँ। तो कितने पर्सन होते हैं? 3। तो ये पर्सन कितने हैं? कौन कौन से पर्सन के बारे में बात चल रही है, इसको भी कौन डिफाइन करता है? ये वर्ब डिफाइन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा कैसे। मैं बोलूं कि आई टीच, मैंने लिखा आई टीच, ठीक है, ये मैंने लिखा आई टीच। अब आई टीच मतलब मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पे क्या मालूम चल रहा है? ये टीच लिखा हुआ है, इससे मालूम क्या चल रहा है कि ये पढ़ाने वाला मैं हूं, मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। अब मैं यहां लिख दूं कि ही टीचेस, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? ही टीचेस। आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके, ये टेंस का खेल है सारा, ठीक है, मतलब अभी आप एग्जांपल के लिए देख लो। अब मैंने लिखा कि ही टीचेस, अब वर्ब में क्या लग गया? यहाँ पे एस आ गया। तो अब ये वर्ब बता रही है कि जिसके बारे में, जिसके लिए इस वर्ब को यूज किया गया है वह कौन है? वह थर्ड पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन मैं नहीं हूं। मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला कि वो पढ़ा रहा है। वो कौन होता है? वो होता है थर्ड पर्सन। वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। और यू मतलब आपके बारे में बात करूंगा तो कौन होगा? आप कौन होगे? सेकंड पर्सन। दो लोगों के बीच में बात चल रही है, मैं होऊंगा तो फर्स्ट पर्सन, आप होगा तो सेकंड, हमारे अलावा कोई भी होगा तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो पर्सन कितने तरीके के होते हैं? 3। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। पर्सन कितने होते हैं यहां देख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके अलावा कोई पर्सन नहीं होते। फर्स्ट पर्सन कौन? जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं वर्तमान में, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, आई हो गया एक। दूसरे कलर से लिख देता हूं इसको, एक हो गया आई, उसके साथ साथ दूसरा कौन हो सकता है आपका? आई के साथ दिमाग लगाओ, फर्स्ट पर्सन में और कौन आएगा? एक आएगा आपका आई और दूसरा कौन आएगा? वी। अगर मैं बात करूं कि हम लोग, मतलब मैं और मेरा दोस्त मिल करके आपसे बात कर रहे हैं, हम तीनों के बीच बात चल रही है, तो हम दोनों कौन हो गए? वी हो गए। तो वी कौन आएगा आपका? फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकंड कौन आएगा? आप आ जाओगे, जिससे ये बात हो रही है, यानी कि यू। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू। समझ रहे हैं? और इसके अलावा आई, वी, मैं और हम सब और आप, हमारे अलावा जो भी आएगा तीसरा, वो कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा। आई, वी, यू, जैसे दे हो गया, दे मतलब वो लोग, तो वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। ही हो गया, वह, सी हो गया, इट हो गया, कोई वस्तु है, या फिर कोई भी नेम आप ले लो। ये सारे किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। क्यों आएंगे थर्ड पर्सन में? हम दोनों के बीच बात चल रही है, मैं बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, आप मेरे को बोलो तो फिर अपने लिए आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे और आपके लिए मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। तो हम दोनों क्या रहेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन रहेंगे। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन होगा? थर्ड पर्सन। इसके अलावा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई पर्सन नहीं होता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई पर्सन नहीं होता है। तो 3 पर्सन हम लोग इसको बांटते हैं इन पर्सन को। और इसको कौन डिफाइन करता है? वर्ब। कैसे डिफाइन करेगी? मैंने आपको बताया, आई टीच मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। यू टीच मतलब आप पढ़ाते हो, तो ये भी सेकंड पर्सन की बात हो रही है। दे टीच मतलब वो पढ़ाते हैं। ही टीचेस मतलब वह पढ़ाता है। सी टीचेस मतलब वह पढ़ाती है। तो सारे के सारे थर्ड पर्सन की बात चल रही है। तो ये सारे किसमें आएंगे? थर्ड पर्सन। और जो आपको यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं, यही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम। इसके अलावा तीसरा कोई भी सब्जेक्ट आपको दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलता है। केवल ये सब्जेक्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सब्जेक्ट्स होंगे। या तो मैं अपनी बात करूंगा, या आपकी बात करूंगा, या हमारी बात करूंगा, या उसकी बात करूंगा, या फिर किसी का नाम ले लूंगा। बस इतने ही सब्जेक्ट्स होंगे, बाकी कोई सब्जेक्ट दुनिया में नहीं होता है। और किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहला वर्ड जो होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट ही होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? चलो, पर्पस ऑफ द वर्ब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच। कोई भी स्पीच मतलब जो भी आप वहां पे लिख रहे हैं, जो सेंटेंस है या फिर जो आप बोल रहे हैं, उन चीजों की बात चलिए, वो क्या होता है? आपका स्पीच होता है। तो उसमें उससे किसी भी पार्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, या फिर क्या है? ये होती है पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का एक पार्ट। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो आपको बताने का ट्राई करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करनी है, मान लो आपको हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, या मेन वर्ब को, या सब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी क्या पता होनी चाहिए? डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आपको डेफिनेशन पता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या है। अब डेफिनेशंस क्या है वो आगे अनदर टॉपिक से आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर। हर सेंटेंस का मतलब, कोई भी सेंटेंस है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बोलना उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, नेगेटिव बोलना उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव के लिए अपना स्ट्रक्चर है, या क्वेश्चन मार्क वाले के लिए अपना स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप देख सकते हैं कि इस
पार्ट ऑफ स्पीच की पोजीशन क्या है, उस आधार पर आप लगा सकते हैं कि ये वर्ड या ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होने वाली है। ठीक है, या तो आपको इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में अगले स्लाइड पे। ठीक है, फिर या तो मॉर्फोलॉजी बताओ आपको। मॉर्फोलॉजी मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके कुछ रूप होते हैं अपने, अगर उनके पीछे पीछे हम वो लगा देते हैं तो उसका चेंज हो जाता है उसका मीनिंग, मतलब उनकी पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई भी वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, टीच है, मैंने लगा दिया इस पे क्या, आईएनजी, टीचिंग। शब्द क्या होता है, टीच होता है, लगा दिया क्या, आईएनजी। अब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, वॉक। ठीक है, वॉक में क्या लगा दिया, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक मॉर्फोलॉजी दिख रही है कि लास्ट में क्या आ रहा है, आईएनजी। तो आईएनजी आने से आप लोग ये अंदाजा लगा लोगे कि हर वो शब्द जिसके लास्ट में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मॉर्फोलॉजी का फायदा क्या होता है, आपको पता रहता है कि इस तरीके के पर्टिकुलर वर्ड्स में ये चीज क्या होने वाली है। तो टीच का टीचिंग, वॉक का वॉकिंग, अब 100% सत्य नहीं होता है। जैसे मॉर्न, अब आप ये नहीं बोला कि मॉर्निंग में जो मॉर्न है वो वर्ब है, ऐसा नहीं होगा। मॉर्निंग इवनिंग वो अलग चीजें हैं। ठीक है, वहां पे भी आईएनजी फॉर्म आती है। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा अधिकतर केसेस में क्या रहेगा, एक मॉर्फोलॉजी यहाँ पे होती है, उस जिसको ये मतलब क्या करती है, फॉलो करती है, एक मॉर्फोलॉजी को फॉलो किया जाता है, जिसमें क्या होता है, वर्ड के लास्ट में अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिख रहा है तो वो क्या रहेगा, आपका वर्ब रहेगा, यानी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, वो वर्ब है। उसके अलावा अगर आपको लास्ट में ई आर दिख रहा है किसी भी शब्द के, तो वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव। अधिकतर केसेस में क्या रहेगा, एडजेक्टिव। मान लो टॉल है, ठीक है, टॉल है, अगर टॉल में ई आर लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, टॉलर। समझ रहे हो, टॉलर। शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट में अगर आप ई आर लगा दो तो क्या रहेगा, शॉर्टर। जो टॉलर है, शॉर्टर है, सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे मालूम चल रहा है, लास्ट में ई आर लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ई आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, आपका एडजेक्टिव रहेगा, यानी कि विशेषता रह जाएंगी, विशेषताएं होती है सारी की सारी। एक मॉर्फोलॉजी की बात चल रही है। ठीक है, या फिर अगर लास्ट में क्या लगा हुआ है आपके, एल वाई, किसी भी शब्द के लास्ट में एल वाई लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ये रहेगा आपका क्या, एडजेक्टिव। जैसे मान लो कोई एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब, ये रहेगा एडवर्ब। कोई एडजेक्टिव है क्लेवर, ठीक है, मैंने इसमें क्या लगा दिया, प्लस एल वाई, मतलब क्लेवरली बन गया। ये क्या बन गया, क्लेवरली। तो क्लेवरली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। समझ रहे हैं, अगर वर्ड के लास्ट में एल वाई है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। वर्ड के लास्ट में अगर ई आर है तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। आईएनजी फॉर्म में है तो क्या बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। लेकिन ये चीज हमेशा 100% सच नहीं होती है, काफी हद तक ये सच होता है। जैसे मान लो ये है आपका ई आर, कहाँ गया, टॉलर, शॉर्टर। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रॉपर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा क्या, प्रॉपर। अब इसके लास्ट में भी ई आर है तो ये भी आपका एडजेक्टिव बन गया, ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है। समझ रहे इस चीज को, तो ये ध्यान देना है। अधिकतर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मोर्फोलॉजी यूज की जाती है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा ये सच नहीं होगा। लेकिन अधिकतर केसेस में मोटा मोटा पहचान लगाने के लिए ये होता है कि आप मॉर्फोलॉजी को देखो कि लास्ट में अगर ई आर है तो वो एडजेक्टिव होगा, एल वाई है तो वो एडवर्ब होगा, बाकी चीजें हैं तो क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अधिकतर केसेस में सच हो जाता है। अब डेफिनेशन तो हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट की क्या होती है, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, लेकिन फिलहाल आपको क्या बताना चाह रहा था मैं, मॉर्फोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ। इसको मिटा दूं, चलो बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ा सा मेन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, कोई भी सेंटेंस होगा दो तरीके के होंगे, या तो एक्शन हो रहा होगा या फिर एक्शन वहां पे नहीं हो रहा होगा। ठीक है, या तो वर्ब होगी या नहीं होगी। तो एक तरफ वर्ब लिख देता हूं, एक तरफ नो वर्ब लिख देता हूं। ठीक है, यही होगा, बस ऐसे करके लिख देते हैं। स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी सेंटेंस आप दुनिया में ले लो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगी आपकी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्या आएगा आपका एडिशनल इन्फो आएगी। ठीक है, एडिशनल इन्फो आ जाएगी। और सेम नो वर्ब में आ जाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आपकी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपका एडिशनल इन्फो आएगी, कुछ एडिशनल इन्फो उसकी है तो वो आ जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने का नॉर्मली। अब जब आप एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात करोगे, एक्शन वाले सेंटेंस की बात करोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों केसेस हैं। तो यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि हो भी सकता है ऑब्जेक्ट, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे नो वर्ब की तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सारी चीजें होंगी, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा,
और मेन वर्ब भी यहाँ पे हो सकता है ना हो, ठीक है, इसको भी इस सर्कल लगा दो ऐसे करके, बाकी सारी चीजें इसमें होंगी, ठीक है। लेकिन जो आपका वर्ब है यहाँ पे ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा जहाँ पे नो वर्ब होगा। एग्जाम्पल देख लो क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। वर्ब मतलब मैंने लिखा कि आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या आई एम वॉकिंग, मतलब आई क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एम क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे आपका वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एडिशनल इन्फो आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फो हो जाएगी। अगर आप बोलते आई एम वॉकिंग तब भी मालूम चला कि मैं चल रहा हूँ। एडिशनल इन्फो क्या है यहाँ पे कि वो स्ट्रीट में चल रहा है, गली में चल रहा है, ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फो हो जाएगी यहाँ पे। आई एम वॉकिंग क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस हो जाएगा पूरा। अब नो वर्ब जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई एम सैड। मैंने क्या लिखा आई एम सैड। यहाँ पे देखो आई क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी एम हो जाएगी। मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है क्योंकि अब नो वर्ब है तो क्या होगा मेन वर्ब यहाँ पे होगी ही नहीं, ये तो आपको बोलना चाह रहा था। अब नो वर्ब मतलब मेन वर्ब यहाँ पे नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ठीक है, होगी बेसिकली। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी आपको आगे बताऊंगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, एडिशनल इन्फो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम सैड यहाँ पे मेन वर्ब नहीं होगी, इसलिए तो क्या है नो वर्ब है। समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये आपको समझना था यहाँ पे। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ना ही यहाँ पे मेन वर्ब होगी। यहाँ पे मेन वर्ब तो होगी ऑब्वियसली, साथ में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक और देख लो इसका एग्जांपल, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है किसी भी सेंटेंस में जिसके लिए उस वर्ब का यूज वहां पे किया जा रहा है। यहाँ पे वर्ब क्या है टीचिंग है, ठीक है, टीच यहाँ पे वर्ब है। अब ये टीच किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये टीच यूज किया जा रहा है मेरे लिए, मतलब आई के लिए। तो आई क्या हो जाएगा हमेशा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। समझ रहे हो, ये क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि टीच का यूज आई के लिए किया जा रहा है, आई के लिए इसका यूज है। लेकिन इसका रिएक्शन कहां देखने के लिए मिल रहा है, इसका असर किस पे पड़ रहा है टीचिंग का, ये पड़ रहा है किस पे स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जो वर्ब है उसका रिएक्शन जहां पे देखने के लिए मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन उस वर्ब का यूज जिसके लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, टीच यहाँ पे वर्ब है, अब टीच का यूज किसके लिए किया गया है, उसका यूज किया गया है आई के लिए, यानी कि मेरे लिए किया गया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। तो डूअर कौन है यहाँ पे आई है, तो टीच वर्ब का यूज किसके लिए किया गया आई के लिए। लेकिन इस टीचिंग का रिएक्शन किससे पड़ रहा है कि पढ़ा किसको रहे हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे यहाँ पे देख लो आई क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि चल कौन रहा है मैं चल रहा हूँ। समझ रहे इस चीज को, ये रहेगा। अब यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब तो है ही नहीं बेसिकली, और डूअर है, और डूअर सब्जेक्ट होता ही होता है कि जो भी दुखी है या खुश है तो कौन है मैं हूं, तो मैं कौन हो जाऊंगा आई, तो आई कौन रहेगा सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं तो उसका रिएक्शन कहां देखने को मिलेगा कहीं भी नहीं। अब क्रिया होती तब तो उसका रिएक्शन होता, अब क्रिया नहीं है उसका रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो उसका रिएक्शन ही नहीं हो सकता, तो वहां पे क्या नहीं हो सकती ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सीधे आपकी सैड हैप्पी ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका ये वाला रहता है, ठीक है, ये और नो एक्शन है तो ये रहेगा। अब इसी में आपको नेगेटिव बनाना, नेगेटिव कैसे बना दोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, वहां पे भी नॉट लगा दो, आई एम नॉट सैड तो नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन पूछना तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, एम आई वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आर यू वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले ले आओ, बस वो आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव बन जाएगा। आर यू वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, एम आई वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, एम आई टीचिंग, आर यू टीचिंग, ये वो सब कुछ भी बोलना है आपको। अगर आपको डब्ल्यू एच वाले बनाने हैं, जो डब्ल्यू एच वाले आते हैं ना, मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, तो वाई एम आई टीचिंग, वाई आर यू टीचिंग, तो डब्ल्यू एच में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आ गए उसके पहले आपको डब्ल्यू एच लगाना पड़ेगा। सारा पढ़ेंगे हम आगे, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले कर दोगे तो इन्हीं वर्ड्स में इन्हीं को आगे पीछे, मतलब इसी को आगे पीछे करके आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे स्ट्रक्चर यहीं से बेस के आपका यही है, ठीक है, यही से सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओगे तो क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन वाला बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड वाला चाहिए आपको, तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा
क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बनते चले जाते हैं। सेम यहाँ पे चलेगा, सेम यहाँ पे चलेगा, समझ रहे हैं। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए तो डेफिनेशन बताओ या मॉर्फोलॉजी बताओ आपको उसकी, या फिर स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर पता होगा तो आप बता सकते हैं। मान लो देखो ये स्ट्रक्चर है, आपको पता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, आई, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे कौन है, एम, तो एम कौन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के स्थान पे वॉकिंग है, तो वॉकिंग कौन हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपको क्या मालूम चल रहा है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको ये मालूम चल रहा है कि कौन से पोजीशन पे कौन है, और वो सब्जेक्ट, वर्ब या फिर एडजेक्टिव कुछ भी होने वाला है, आपको सब मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं, तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच का पता लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन से पहले यही है क्या, चलो ठीक है। अब एक प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है कि जैसे नाउन है, मैं कौन हूं, मेरा नाम अमित है, तो अमित इज डूइंग दिस, तो अमित कौन होएगा, एक नाउन होएगा। लेकिन अमित के बदले में आपको कुछ यूज करना है वर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोनाउन बोलेंगे। उसको बेसिकली डिफाइन करने के लिए बार बार हम उस नाम को रिपीट ना करें, बल्कि हम लोग उसके स्थान पर कोई ऐसा वर्ड यूज करें कि उसको हम लोग पॉइंट कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट रिफर्स टू द नाउन विदाउट नेमिंग। ये जो वर्ड होता है नाउन को रेफर करता है बिना उसको नाम लिए। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इट द पर्पस ऑफ प्रोनाउन कीप्स चेंजिंग विद इट्स टाइप। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो प्रोनाउन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे तो उसके पर्पस भी आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। मतलब कहने का यह है कि बार बार आपको नाम ना लेना पड़े, उसके लिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, ये सारे के सारे क्या हैं, किसी के नाम नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग उनको रेफर करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोला जाता है। इनके यूजेस को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक टेबल आपके सामने यहाँ पे, चलो देखो, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। सब्जेक्ट कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है किसी भी सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो सब्जेक्टिव कौन से होते हैं, आई एम डूइंग दिस। मैंने ये नहीं बोला कि अमित इज डूइंग दिस, मैंने बोला कि आई एम डूइंग दिस, या रवि इज डूइंग दिस नहीं, ही इज डूइंग दिस। तो ही क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, तो आई क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव केस का। और इसका ही अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना है जो कि पैसिव वॉइस में आएगा बाद में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस का रहेगा, मी रहेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन यूज करना है तो आई, तो आप ये यूज करोगे। ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करोगे वी, और इसका ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो क्या बनेगा, अस। इस यू का ऑब्जेक्टिव भी क्या रहता है, हमेशा यू का यू रहता है। ही का क्या रहेगा, हिम। ठीक है, ही अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर रहे हो तो ही, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर रहे हो तो हिम। सी का हर, इट का इट, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करोगे तो ये सारे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करोगे तो ये सारे। दूसरे प्रोनाउन कौन से होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब जो आपका अधिकार कहीं पे दिखा रहे होते हैं। ठीक है, आपका अधिकार दिखाएंगे। तो अगर आपको वो यूज करना है तो माई पेन, जैसे मान लो आपने बोला कि दिस इज माई पेन, तो आपने क्या बोला, इसमें मेरा अधिकार है, तो आपने क्या बोला, माई पेन। तो माई का जो प्रोनाउन हो क्या बनेगा, माइन। मैंने बोला माई पेन नहीं, दिस इज माइन। मैंने बार बार ये नहीं बोला कि माई पेन, मैंने अधिकार दिखाया कि ये मेरा पेन है, लेकिन अब मैं माई पेन नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा है, मतलब दिस इज माइन। ठीक है, तो माई पेन का क्या बन जाएगा, माइन। आर का क्या बन जाएगा, आर्ट्स हमेशा। योर का क्या बन जाएगा, योर्स। हिज का क्या बन जाएगा, हिज ही रहेगा। हिज पेन बोल दो या हिज बोल दो, एक ही बात रहेगी। ठीक है, हर का क्या बन जाएगा, हर्स। दिस इज हर पेन और दिस इज हर्स, एक ही बात है। इट्स का क्या बन जाएगा, इट्स। देयर का क्या बनेगा, देयर्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे के ऐसे रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या था, दिस इज माई पेन। माई पेन क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, इसको रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो क्या बोलोगे आप लोग, दिस इज माइन। दिस इज हिज पेन नहीं, दिस इज हिज। दिस इज हर पेन, दिस इज हर्स। तो ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब पॉजिटिव केस होता है तो ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला केस कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई चीज रिफ्लेक्स कर रही है आपको खुद को, मतलब आप बोलते हो ना मैं खुद से ये कर लूंगा, मैं अपने आप से ये कर लूंगा, आप खुद को स्वयं से ऐसी बात करते हो तो रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो क्या रहेगा, पहला माई सेल्फ। ठीक है, मैं खुद ही, आई कैन माई सेल्फ डू दिस, मतलब मैं खुद ये कर सकता हूँ, मैं खुद कर लूंगा इसको, तो आई माई सेल्फ। ठीक है, आर सेल्फ्स, ध्यान रखना आर क्या होता है, प्लूरल होता है, तो सेल्फ क्या बन जाएगा, सेल्फ्स बन जाएगा। ठीक है, आर सेल्फ्स, या फिर योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ये सारे के सारे क्या रहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रहते हैं। ये भी आपको देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपको आगे बताऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, दिस मतलब जो आपके पास में है, दैट मतलब थोड़ा सा दूर। ऐसे ही अगर पास में है प्लूरल है तो दीज, और अगर दूर है तो दोज, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव। और आगे देखो रिलेटिव प्रोनाउन, हु, होम, विच, दैट, व्हाट, हुज, ये ना सारे सेंटेंसेस में आगे आएंगे, बस अब अभी देख लो इनको कि क्या क्या है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूं दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, ये वही किताब जिसको मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास हो। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, क्या होगा, रिलेटिव हो जाएगा। दैट आई वांटेड मतलब ये रिलेट कर रहा है उस बुक को कि ये कौन सी बुक है, ये वही वाली बुक है। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, तो द बुक के लिए क्या लग गया, दैट लग गया। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, तो क्या रहेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, उसने संबंध बना दिया उसके साथ, रिलेट कर दिया उसको। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड, तो दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे कैसे करके होता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, हु हैज ब्रोकन द चेयर, या हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, इस चेयर को किसने तोड़ा। अब आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं इट वॉज नॉट मी, बोल सकते हैं हम लोग, बहुत लोग लिख सकते हैं इट वॉज नॉट मी, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, पूछ क्या रहे हैं, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, तो हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि किसने तोड़ा है। हु के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पे, आई हैव ब्रोकन दिस चेयर। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है, मी नहीं होता है, ठीक है। तो इट वॉज नॉट आई होगा। मी कब होता है, मी होता है जब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा कौन जा रहा है, सब्जेक्टिव केस, कि ये चेयर किसने तोड़ी, ये चेयर मैंने तोड़ी, आई ब्रोक दिस चेयर, आई हैव ब्रोकन दिस चेयर, तो आई क्या रहेगा आपका, सब्जेक्टिव केस रहेगा। तो आंसर दोगे तो क्या बोलोगे यहाँ पे, इट वॉज नॉट आई बोलोगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं दिस चेयर वॉज नॉट ब्रोकन बाय, देन मैं लिखूंगा कि मी, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्टिव केस में चले गया है। दिस चेयर बन गया आपका सब्जेक्ट, वॉज नॉट ब्रोकन बाय मी। अब बाय मी के बाद क्या आएगा, बाय के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, देन वी विल यूज मी। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर हम लोग, क्या बात कर रहे हैं, हु के स्थान पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है आपका, आई। तो इट वॉज नॉट आई, मैंने नहीं तोड़ा, इट वॉज नॉट आई। इट वॉज नॉट मी नहीं होगा, इट वॉज नॉट आई होगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई आपको, आई होगी। चलो, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन एक नेम है किसी भी व्यक्ति का, प्लेस का, एनिमल का, कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, दैट इज नाउन। मेरा नाम है वो नाउन है, आपका नाम है वो नाउन है, कोई एनिमल है, कोई डॉग है वो नाउन है, सब सारी चीजें नाउन है, ठीक है। जिसका भी कोई नाम है वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें नाउन है। तो इससे पहले आगे चलते हैं, इसके बाद हम आएंगे इस सेंटेंस में, ठीक है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, तब जाके हम उन एग्जांपल्स में आएंगे। सबसे पहले डिटरमाइनर का यूज किया जाएगा। देखो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। देखो किसी भी नाउन को आपको एक सेंटेंस में पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि एक सेंटेंस में कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है, पहचानोगे कैसे, सबसे पहले आपको बताऊं डिटरमाइनर के बारे में। तो डिटरमाइनर क्या होते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहिए और पोजेसिव वर्ड्स के बारे में बताना चाहिए, तब आप बता सकते हो कि हाँ ये वर्ड क्या है, नाउन है। डिटरमाइनर क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो पॉइंट करते हैं किसकी तरफ, कि हाँ यही है जो नाउन है, जैसे ए एन द, ये सारे क्या होते हैं आपके डिटरमाइनर होते हैं। अभी आपको आगे वाले सेंटेंस में बताऊंगा। तो डिटरमाइनर हमेशा क्या बताते हैं कि ये क्या है, ये शब्द क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, जो विशेषता बता रहा होगा सब, वो विशेषता बताई किसकी जा रही है, ही इज अ गुड बॉय। गुड कौन है, गुड क्या एक विशेषता है कि वो अच्छा है, अब लेकिन वो गुड है कौन, वो गुड है वो लड़का, ही इज अ गुड बॉय। गुड कौन है, वो लड़का है, तो लड़का कौन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, हमेशा नाउन की विशेषता बता रहा होता है। तो आपको इस सेंटेंस में ये देखना है कि विशेषता बताई किसकी जा रही है, एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया गया है, तो वो शब्द हमेशा क्या रहेगा आपका, नाउन रहेगा। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, तो बैड किसके लिए यूज किया गया, वो लड़के के लिए यूज किया गया, तो वो लड़का क्या रहेगा वहां पे, नाउन रहेगा। ये और ए एन द, जो डिटरमाइनर्स होते हैं, ए एन और द, तीन डिटरमाइनर्स होते हैं जो हमेशा पॉइंट करते हैं किसकी तरफ, नाउन की तरफ। इनका यूज जिसके लिए भी यूज किया गया होगा वहां पे सेंटेंस में, वो क्या रहेगा आपका, नाउन रहेगा। उसके अलावा पॉजेसिव वर्ड, जितने पॉजेसिव वर्ड, जैसे माई पेन, तो माई क्या एक पॉजेसिव वर्ड है। हर पेन, हिज गर्लफ्रेंड, तो ऐसे जो हिज वाइफ, तो ये जो हिज है, ये हिज हर, ये सारे क्या है, पॉजेसिव वर्ड्स हैं। ये यूज किसके लिए किए जा रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, हमेशा नाउन रहेगा वहां पे, ठीक है। एडजेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, ठीक है, और एक क्वालिटेटिव। आगे की बातें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब जो राशि को बता, कोई किसी चीज की मात्रा को बता रहे होंगे, जैसे फ्यू
फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्यू मतलब क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया वहां पे, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल दो वहां पे, या फिर आप बोल दो 5 पेन्स, 6 पेन्स, 7 पेन्स, तो ये क्या रहेंगे सारे एडजेक्टिव, लेकिन कैसे एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव है। बता किसको रहे, नाउन को बता रहे। 5 पेन्स, तो पेन क्या हो जाएंगे आपके, नाउन रहेंगे, और 5 क्या रहेगा वहां पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रहेगा। और क्वालिटेटिव क्या होते हैं, बाकी जितने भी एडजेक्टिव रहेंगे क्वालिटेटिव, मतलब गुड बॉय, बैड बॉय, दिस कुछ भी है, टेरिबल, एक्सीडेंट, तो टेरिबल क्या रहेगा आपका, एडजेक्टिव रहेगा। और बता किसको रहा है वो, एक्सीडेंट को बता रहा है, तो एक्सीडेंट क्या रहेगा वहां पे, नाउन रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा नाउन की तरफ इशारा करते हैं सबके सब, ठीक है। तो आओ इन तीनों को ध्यान में रखो और देखो कि इसमें कौन नाउन है कौन नहीं है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलो चलो। पहला सेंटेंस, दिस वाटर इज कंटेमिनेटेड, यह पानी प्रदूषित है। दिस वाटर इज कंटेमिनेटेड, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले डिटरमाइनर, क्या बताया था, डिटरमाइनर। जैसे ए एंड द, दिस, दीज, ये सारे क्या होते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी चीज को। तो यहाँ पे क्या है, दिस, अब ये दिस डिटरमाइनर हो गया यहाँ पे। अब यूज किसके लिए किया गया है, वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, नाउन रहेगा। समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, नाउन रहेगा। और नाउन कहाँ पे यूज किया गया है, सब्जेक्टिव केस है पूरा। ये दिस वाटर सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो वाटर है ये क्या आपका, नाउन है। समझ रहे हैं इसको। अगला सेंटेंस, नेवर ब्रेक योर प्रोमिसेस। नेवर ब्रेक योर प्रोमिसेस मतलब अब यहाँ पे क्या आ गया, पोजेसिव केस आ गया। कैसे, तो योर है, योर क्या एक पोजेसिव वर्ड है, किसी में आप अपना अधिकार बताते हो तो क्या होता है, पोजेसिव होता है। तो योर क्या है, एक तुम्हारा, मतलब पोजेसिव केस हो गया यहाँ पे। तो ये जिस चीज के लिए यूज किया गया है वो क्या रहेगा आपका, वो नाउन रहेगा। तो नाउन यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉमिस। क्यों, क्योंकि योर क्या है, एक पॉजेसिव वर्ड है, तो पॉजेसिव वर्ड यूज किसके लिए किया गया है, प्रॉमिस के लिए। तो प्रॉमिस क्या रहेगा आपका, नाउन रहेगा। और योर प्रॉमिसेस क्या रहेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेक का यूज किसके लिए किया गया, ब्रेक जो वर्ब है इसका यूज कर रहे हैं योर प्रोमिसेस के लिए, इसलिए योर प्रोमिसेस क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के लिए ही हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। तो ब्रेक का यूज किसके लिए कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए। तो योर प्रोमिसेस क्या रहेगा, सब्जेक्ट। और योर प्रोमिसेस में नाउन क्या रहेगा, प्रॉमिस, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो योर है ये एक पॉजेसिव वर्ड है, और पॉजेसिव वर्ड यूज किया गया है प्रॉमिस के लिए। तो प्रॉमिस क्या रहेगा आपका, नाउन रहेगा। फायर एंड वाटर आर डेंजरस, फायर एंड वाटर क्या रहते हैं, डेंजरस होते हैं। तो फायर एंड वाटर डेंजरस मतलब कौन है यहाँ पे, फायर एंड वाटर, ये क्या रहेंगे आपके सब्जेक्ट, और ये क्या रहेंगे आपके नाउन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे, क्योंकि इनका यूज इसके लिए किया जा रहा है। आगे, इंडिया इज होम टू मैनी हेरिटेज साइट्स। इंडिया इज होम टू मैनी हेरिटेज साइट्स। देखो मैनी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगेन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो संख्या की बात करता है यहाँ पे, या फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। मैनी वैसे एडवर्ब में भी आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम संख्या के तौर पे लेंगे। मैनी हेरिटेज साइट्स, तो हेरिटेज साइट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ये है ना, ये वर्ड ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है हेरिटेज साइट्स को। तो हेरिटेज साइट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाउन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया भी नाउन हो सकता है। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन इज डेडली, इट किल्स मैनी पीपल। पॉल्यूशन क्या होगा आपका, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इंडिया पे सब्जेक्ट है, ऐसे पॉल्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। इट किल्स मैनी पीपल, अब मैनी क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, पीपल को। तो पीपल क्या रहेगा आपका, नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और जिसमें ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि किल, किल किसके लिए यूज किया गया है, इट के लिए, और इट कौन है, पॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, पॉल्यूशन, क्योंकि किल का यूज पॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, लोगों पे। तो ये क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि किल का रिएक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, इस पे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में से जो मैनी है ये तो डिटरमाइन कर रहा है इसको, लेकिन जो पीपल है वो क्या है, जिसके लिए इस मैनी का यूज किया गया है। तो पीपल क्या रहेगा यहाँ पे, नाउन रहेगा। समझे, इसका कहने का मतलब यह है कि नाउन आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी ईदर एट सब्जेक्ट और एट ऑब्जेक्ट। नाउन कहीं पे भी हो सकता है, सब्जेक्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारा हो चुका है। आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आपके डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। ए एंड द, तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, इसमें ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और द होता है डेफिनिट आर्टिकल। द मतलब जैसे मैंने बोला, द ताजमहल, द मून, द अर्थ, ये सारे के सारे एक ही हैं। पृथ्वी एक है, चांद एक है, सूरज एक है, ताजमहल एक है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो सारी सारी चीजें डेफिनेट है, निश्चित है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो डेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जो चीज डेफिनेट नहीं है, वहां पे आप लोग ए और एन का यूज करोगे। जैसे मैं बोलूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अब दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं,
अब इंडेफिनिट है, बहुत सारे डॉक्टर्स, उनमें से एक मैं बनना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। लेकिन मैं बोलूँ दिस इज द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक है। दिस इज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे देश में एक ही है, ठीक है, वहां पे द लगेगा। लेकिन जहां पे इंडेफिनिट होगा वहां पे ए और एन का यूज करेंगे। अब ए एन का यूज कैसे करेंगे, जहां पे भी आपको साउंड करेगा क्या, वावल्स, यानी कि जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर बोल रहा, तो डॉक्टर में वॉवल साउंड नहीं कर रहा है। वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये कोई साउंड नहीं कर रहा डॉक्टर में, तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे। लेकिन अब मैं बोलो आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, तो इंजीनियर जब आप बोलते हो तो ये कैसा साउंड करता है स्टार्टिंग में, इंजीनियर, मतलब ई का यूज आ रहा है वहां पे, तो ई के लिए क्या आएगा आपका, हमेशा एन आएगा, ठीक है, ई के लिए क्या आएगा, एन का यूज करेंगे, ठीक है। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ऐसे करके होता है, सिंपल से है। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। जैसे मैंने बोला इन, ऑन, इनटू, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं। बेसिकली ये कनेक्ट करती हैं नाउन से नाउन को, नाउन से प्रोनाउन को, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ये आपको आगे बताऊंगा प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स तो हम लोग देख चुके हैं। एडवर्ब क्या होती है, देखो एडजेक्टिव होता है जो किसी की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब क्या होता है, जो विशेषताओं की विशेषता होता है, मतलब जो एडजेक्टिव की भी विशेषता होता है, जो एडजेक्टिव को भी वो करे, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी भी एडवर्ब को मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे 5 तरीके के एडवर्ब देखने को मिलते हैं आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। कैसे करके, मान लो कोई व्यक्ति लंबा है, नहीं मान लो क्या बोल सकते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को, हाउ, ठीक है, हाउ मतलब कोई काम कैसे हो रहा है। मान लो कोई व्यक्ति क्लेवर है, कोई व्यक्ति चालाक है, तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो चालाक है, क्लेवर है, लेकिन वो काम कैसे करता है, क्लेवरली करता है, तो उसकी विशेषता वो भी विशेष मतलब मॉडिफाई कौन कर रहा है, एक वर्ड क्लेवरली, कि ही इज अ क्लेवर मैन एंड ही वर्क्स क्लेवरली, तो क्लेवर को भी मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, क्लेवरली बनाया गया, तो क्लेवरली क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं कि कोई काम कैसे किया जा रहा है वो एडवर्ब होता है हमेशा, किस तरीके से वो काम हो रहा है। तो जहां पे भी आपको दिखे, आपको पहचानना है कि अगर एडवर्ब कौन सा शब्द है इसमें, तो आप देखना कि उस सेंटेंस में काम को कैसे किया जा रहा है, द वे द वर्क इज बीइंग डन, दैट वर्ड इज एडवर्ब, ठीक है। कोई काम अगर क्लेवरली किया गया है तो वो जो क्लेवरली है वो क्या रहेगा आपका, एडवर्ब रहेगा। कोई काम अगर बुद्धिमानी से किया गया, वाइज मैन के द्वारा कोई काम किया गया, कैसे किया गया, वाइजली किया गया, तो उस वाइजली को क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्ब बोलेंगे। और एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हाउ, ठीक है। दूसरा तरीका पहचानने का क्या होता है, प्लेस। प्लेस मतलब क्या हो जाएगा, हेयर, देयर, वेयर, ये सारी, जैसे वेयर मैंने लिख दिया यहाँ पे वेयर, ठीक है, एनीवेयर, एनीवेयर हो गया, नोवेयर हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, एडवर्ब में आ जाएंगी। एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे आती हैं आपकी, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आती है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब टाइम के बारे में जहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि कब किया, कैसे किया, किस दिन किया, ठीक है। व्हेन मतलब क्या बोलेंगे इसको, व्हेन, व्हेन कोई काम कब हुआ, इस चीज को जो भी चीज डिफाइन कर रही होगी, मतलब ये टुमारो हुआ, ठीक है, ये कल किया गया या येस्टरडे किया गया, कब किया गया ये काम, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके, एडवर्ब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कोई काम कब किया गया। तो जो कब, जो सेंटेंस में जो भी शब्द इस कब को डिफाइन कर रहा होगा, वो शब्द क्या रहेगा आपका, एडवर्ब रहेगा। जैसे येस्टरडे, टुमारो, टुमारो, टुडे, डे आफ्टर टुमारो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखे कि कोई काम बार बार हो रहा है या कितने बार हो रहा है, तो वो चीज अगर आपको कोई वर्ड डिफाइन करता हुआ दिखाई दे तो आपका एडवर्ब। जैसे जैसे मैं बोलूं पीरियोडिकली, पीरियोडिकली, आई डू दिस वर्क पीरियोडिकली, एक निश्चित समय अंतराल के बाद मैं काम को करता हूं, तो ये क्या रहेगा आपका, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी रहेगा। हाउ ऑफन, आपने देखा होगा, हाउ ऑफन कोई काम आप कर रहे हैं, तो हाउ ऑफन को जो वर्ड डिफाइन कर रहा होगा तो वो भी क्या रहेगा वहां पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें रहती हैं कि कोई काम कितने बार हो रहा है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, ये सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी आपकी, फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगी, एडवर्ब में आ जाएंगी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कोई भी चीज हो रही है तो उसकी डिग्री क्या है, किस एक्सटेंट तक वो हो रही है। कोई बुखार है तो बहुत तेज बुखार है उसको, तो जैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल सकते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। तो इस एक्सट्रीमिटी को कोई वर्ड अगर डिफाइन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलेंगे। ही इज वेरी क्लेवर,
ही इज वेरी क्लेवर, तो वो क्या जाएगा आपका एडवर्ब में आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ब डिग्री मतलब कुछ ज्यादा ही बुखार है किसी को, तो वो जो डिग्री बताएगा वो कौन बताएगा आपको। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेरी हो गया, मच हो गया, ये सारी की सारी, मैनी, मच, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी आपकी एडवर्ब और डिग्री में आ जाएंगी। तो ये आपका एडवर्ब है, चिंता नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग जब पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे ना, बहुत लंबा टॉपिक है ये, तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करने वाला, बस इतना समझ लो। कनेक्ट, जो सेंटेंस में कोई भी दो चीजों को कनेक्ट कर रहा होगा दैट इज कंजंक्शन, बस इतना समझ लो, इससे ज्यादा नहीं समझना है यहाँ पे अभी। ठीक है, ये रहेगा आपका कनेक्ट। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिकली किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, उनको कैसे कैसे आपको पहचानना है, वो सब मैंने आपको बताने का ट्राई किया। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके सब चीजों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे टेंस से। ठीक है, टेंस स्टार्ट करेंगे और टेंस में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताने का ट्राई यहाँ पे करूंगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लेमैन वाली भाषा आपको बताया है मैंने, हिंदी में ही पढ़ाया सारा का सारा। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये वाले जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, बेल आइकन दबा लेंगे। बाकी सारा काम आपको पता है वही करना है। ठीक है, बार बार रिपीट क्या ही करें इसको। चलो जी, ध्यान रखना अपना, इसको प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे सारी की सारी। ठीक है, हम लोग अगली वीडियो से पढ़ेंगे टेंसेस को, उसके बाद सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सब कुछ पढ़ेंगे, एपॉस्ट्रोफी, एडवर्ब, सब पढ़ेंगे एक एक करके। चलो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।